नाउ स्टार्ट ORM3। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 भी बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप ये स्लो स्टेप है, जिसको आप RDS भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड उसका आयोनाइजेशन होता है और इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। नाउ अगर कार्बोकैटायन बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाता है। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप स्लो है, जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। अगर किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड स्टेप इसका फास्ट है, जिसमें कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी काइनेटिक्स जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पर। जैसे कोई भी जैसे एल्काइल हैलाइड है, इसकी SN1 रिएक्शन, तो इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे H2O, ROH, RSH, RCOOH, इनको यूज किया जाता है। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन चेंज होगा। इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके जो काइनेटिक्स है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका एनर्जी डायग्राम, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी है, जिसको एंथैल्पी भी बोल सकते हो। यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका स्लो था तो उसमें हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी है। सेकेंड स्टेप फास्ट है तो उसमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो ये इसका क्या है, SN1 रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
जितना स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पानी है, पानी। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे क्वेश्चन पूछे, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और CH3Cl मान लीजिए ये D है। तो इनका अरेंज कराए तो हमको इनके क्या बनाने, कार्बोकेटाइन। जैसे इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, और इसका CH3 प्लस बनेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये 2 डिग्री में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, इसलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, A का होगा, उसके बाद B का होगा, उसके बाद C का होगा, उसके बाद D का होगा, क्योंकि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। या और एग्जाम्पल ले सकते हैं, नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे मान लीजिए बिहार ले लिया, यहाँ पे बिहार ले लिया, यहाँ पे बिहार ले लिया, यहाँ पे बिहार ले लिया, A B C D। तो इनके भी कार्बोकेटाइन बना है। तो इसमें देखें अगर हम स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, और ये एंटी एरोमेटिक है, ये सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा B का होगा और सबसे कम A का होगा। अब C और D में D जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, C के कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है D का, इसलिए रेट ऑफ D is greater than rate of C. तो rate of SN1 reaction directly proportional to stability of carbocation. या और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, थर्ड, ABCD। तो इसका कार्बोकेटाइन बना है, इसका कार्बोकेटाइन बना है, इसका कार्बोकेटाइन बना है, इसका कार्बोकेटाइन बना है। इनकी फिर स्टेबिलिटी में देखें तो सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन ये ब्रिजहेड वाला होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें सबसे ज़्यादा है। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा A का होगा, सबसे कम B का होगा। इन दोनों में, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 1 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए C का रेट ज़्यादा होगा किससे, D से। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
या हम जनरल बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इक्वल टू 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3X अगर एल्काइल हैलाइड है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ Cl दिया, Br दिया, I दिया, SN1 रिएक्शन रेट R1, SN1 रिएक्शन रेट R2, SN1 रिएक्शन रेट R3। तो इसमें लिविंग ग्रुप है Cl, इसमें लिविंग ग्रुप है Br, इसमें लिविंग ग्रुप है I, और वी नो लिविंग ऑर्डर, weaker is the base, better is the living group order, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। इसलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 reaction because these stabilize the intermediate carbocation. Weak nucleophile also favor the SN1 reaction. Weak nucleophile जैसे H2O, ROH, RSH, RCOOH. These all favor SN1 reaction. These nucleophile also acts as solvent, इसलिए SN1 का दूसरा नाम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी है। कहीं भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन आती है तो इसका मतलब है SN1 रिएक्शन। या कहीं भी आपके पास RX हो और एरो पर H2O एसीटोन लिखा हो या H2O Ag प्लस AgNO3 लिखा हो, एक्वस एसीटोन लिखा हो, तो वो हमेशा SN1 रिएक्शन होगा। अब आई फाइंड द प्रोडक्ट। तो जैसे H2O Ag प्लस, यहाँ पर भी H2O एसीटोन, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब ये कार्बोकेटाइन है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर H2O है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, माइनस H प्लस होगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा, पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उसके बाद अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है H2O यहाँ अटैक करे और यहाँ OH H प्लस माइनस H प्लस और यहाँ पर OH हो जाए। दूसरा है इसमें क्या हो, रीअरेंजमेंट हो, हाइड्राइड शिफ्ट, ये कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाए। फिर वही H2 यहाँ अटैक करे, माइनस H प्लस हो, OH आ जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। अब ये वाला कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो SN1 रिएक्शन में अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट हो भी सकता है जैसे इस केस में हुआ है, या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे फाइंड द प्रोडक्ट, मान लीजिए आई दे दें और यहाँ CH3SH, फाइंड द प्रोडक्ट। पहले वही कार्बोकैटायन बनाएंगे, आई हट के कार्बोकैटायन बनेगा जो स्लो स्टेप है। इसके बाद इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन, और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। रीअरेंजमेंट हुआ, इसके बाद CH3SH अटैक करेगा SHCH3 प्लस, और यहाँ से H प्लस माइनस होगा, और यहाँ SCH3 लग जाएगा। तो इस केस में भी रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो प्लेनर होता है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लेन के दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो दो प्रोडक्ट, अगर कायरल है प्रोडक्ट तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, और रेसिमिक मिक्सचर बनता है। जैसे पीएच, मान लीजिए ऐसे लिखा है पीएच CH3 C2H5 और Cl, और यहाँ पर H2 Ag प्लस। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा PH EtCH3, हम इसको इथाइल भी लिख सकते हैं। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक तो जिधर Cl लगा है उधर ही OH लग जाए, EtPH CH3, या इसके दूसरी तरफ OH EtPH और CH3। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रही है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसका मतलब है दोनों ही होते हैं, तो इस दोनों को मिला के बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, मतलब रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। ओवरऑल बहुत स्लाइटली इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, percentage of inversion product is slightly greater than percentage of retention product. Slightly, वैसे रेसिमाइजेशन बोलते हैं कि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अगर SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट कायरल है तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो, और क्या होगा उसमें, इन्वर्जन इन रेसिमाइजेशन होगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्लेन के दोनों तरफ से अटैक कर सकता है।
तो जैसे पूछे फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, तो पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये SN1 रिएक्शन है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं पर CH3OH अटैक कर देगा, OH CH3 और H प्लस माइनस हो जाए और फाइनली OCH3 लग जाए, OCH3, तो क्योंकि ये भी कायरल है तो D+L। दूसरा इसमें क्या हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन दूसरा बनेगा, और फिर यहाँ पर CH3OH आए, फिर यहाँ माइनस क्या हो, H प्लस हो, यहाँ क्या लग जाए, OCH3 लग जाए, तो ये भी यहाँ कायरल है तो ये भी D+L होगा। इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट पूछे, पॉसिबल प्रोडक्ट तो 4, इसमें भी मेजर ये वाला, मेजर प्रोडक्ट पूछे तो केवल ये, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो 4 होगा। ये क्यों है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस, और SN1 का जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl H2, बोले फाइंड H2 AgNO3, फिर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, अच्छा इसमें रेजोनेंस भी होगा, CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, तो H2 है, इधर भी H2 है, तो OH यहाँ आ सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, और दूसरा CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसमें क्या है, ये GI शो करेगा तो ये E भी हो सकता है और ये Z भी हो सकता है, लेकिन ये कायरल है तो ये D भी हो सकता है और ये L भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इक्वल टू 4, और ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इक्वल टू 2, केवल ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो ओनली ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स पूछे, कायरल प्रोडक्ट तो 2 होंगे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो 4 होंगे, ये E+Z और D+L। नोट करके ध्यान रखना है, जैसे एराइल हैलाइड, these are very less reactive or not reactive with
SN1 reaction because due to resonance these have double bond character, hence बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा. डबल बॉन्ड करेक्टर पार्शियल, तो इसका अगर हम यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इसलिए ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा. तो आपको अगर ऐसा पूछे कि क्या ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन करेगा H2Ag+, तो नो रिएक्शन. या मान लो ये पूछे ये करेगा SN1 रिएक्शन, तो ये भी नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, नो रिएक्शन. या आपको पूछे कि क्या ये SN1 रिएक्शन शो करेगा, तो ये भी नो रिएक्शन, क्योंकि ये भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक होगा. हम जानते हैं ये कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता. या ऐसे दे कि क्या ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन करेगा, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा. ये रिएक्शन क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इनमें किसी में भी ये तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसलिए ये स्टेबल है. तो इसलिए एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए. यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है जो कि फॉर्म नहीं होगा, और यहाँ पर भी ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसीलिए ये भी रिएक्शन नहीं होगा. तो इसके बाद अगर पूछे SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ROH. Alcohol are reactive in acidic medium. These are SN1 reaction with HX, जैसे HI, HBr, HCl. और rate of order of reactivity is HI is greater than HBr is greater than HCl because this is more acidic. HI is more acidic than HBr, HBr is more acidic than HCl. दूसरी बात, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. वही कार्बोकेटाइन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से. तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा है रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से. तो HCl क्योंकि बहुत थोड़ा कम रिएक्टिव है तो इसके साथ ZnCl2 भी यूज करते हैं जो एक लुइस एसिड है. इसलिए कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं. क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल. ये प्राइमरी टर्सरी एल्कोहल के साथ 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है. टर्बिडिटी. लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट है, तो 5 to 10 मिनट लेता है टर्बिडिटी के लिए. और अगर प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद या तो 30 मिनट्स और मोर लेगा टर्बिडिटी के लिए. इसलिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है. रिएक्शन कैसे होगी? जैसे आपके पास कोई भी ROH है, आपने कोई भी HX लिया, ये लोन पेयर है, यहाँ से H+ आया, यहाँ ROH
प्लस, ये OH माइनस वेरी बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, या इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये H2O लेकिन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये इसका RDS होगा। SN1 रिएक्शन का RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर X माइनस के साथ ये क्या बना लेगा, RX बना लेगा। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट OH HI, तो पहले H प्लस लोन पेयर पे आएगा, OH H प्लस माइनस क्या होगा, H2O होगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। फिर यहाँ पर HI है तो यहाँ क्या लग जाएगा, I माइनस। ऐसे मान लीजिए ये OH है, HCl प्लस या NCl2, ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया तो ZnCl2 भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है, और फिर फाइनली यहाँ पे क्या लग जाएगा, HCl है तो Cl लग जाएगा यहाँ, और इसका वाइट प्रेसिपिटेट जिसको टर्बिडिटी बोलते हैं, टर्बिडिटी बन जाएगा, और क्लोडिनेस भी बोलते हैं इसको, क्लोडिनेस। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई भी अल्कोहल वाइट प्रेसिपिटेट जिसको टर्बिडिटी या क्लोडिनेस कहा जाता है बनाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, और हम जानते हैं SN1 का रेट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कोई भी पूछे फाइंड द प्रोडक्ट, जैसे OH यहाँ देते HBr, HCl ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट ले ले तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, और फिर फाइनली यहाँ Cl लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बन गया। तो कोई भी अल्कोहल भी HX के साथ SN1 रिएक्शन शो करेगा। Primary aliphatic amine also give primary aliphatic amine, RNH2 also give SN1 reaction with NaNO2 HCl और HNO2। आपके पास कोई भी RNH2 है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, प्लस एरो पे HNO2 लिखा है, तो ROH बनता है, प्लस H2O प्लस N2 गैस रिलीज होती है। हम इसको याद रख सकते हैं कि RNH2 है, RNH2 है, HNO2 को N डबल बॉन्ड O और OH ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें एक तो H2 होगा और N2 होगा, ये ROH बनेगा, N2 और H2। ROH ये ट्रिक है, ट्रिक से अपन देख सकते हैं, ROH N2 और H2। तो इसमें मैकेनिज्म इसकी क्या है, अगर RNH2 है हमारे पास, HNO2 लेते हैं तो ये डाइजोनियम के बनाता है जिसमें -N2 होता है, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये इसका RDS है।
अब कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर H2 के बाद ये क्या लग जाता है, यहाँ ROH लग जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है, ROH एल्कोहल बन जाता है। तो जैसे कोई पूछे CH3 CH2 NH2 NaNO2 HCl, फाइंड द प्रोडक्ट। तो पहले डाइजोनियम N2 प्लस, फिर कार्बोकेटाइन CH3 CH2 प्लस, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फाइनली यहाँ CH3 CH2OH या CH2 NH2 HNO2 देते, NaNO2 HCl या HNO2 नाइट्रस एसिड। तो वही कार्बोकेटाइन बनाएंगे CH2N2 प्लस, फिर CH2 प्लस, और फाइनली यहाँ पर भी OH लग जाएगा CH2OH। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन गिव SN1 रिएक्शन विद HNO2 और NaNO2 HCl और एल्कोहल इसका प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से SN1 रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। एल्काइल हैलाइड का SN1 के लिए हम दोबारा से देखेंगे। एल्काइल हैलाइड के लिए जो रिएजेंट हैं, दोबारा से एक बार H2O। अब H2O के साथ अकेला H2O या H2 एसीटोन हो, या H2 AgNO3 हो, या RSH हो, ROH हो, RCOOH हो, ये सभी एल्काइल हैलाइड के साथ SN1 रिएक्शन देंगे। एल्कोहल HX के साथ SN1 रिएक्शन देगा, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन नाइट्रस एसिड या NaNO2 HCl के साथ SN1 रिएक्शन देगा, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो ये कंप्लीट हमारा SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन हमने पढ़ा जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 था और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 थी, और वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज 1 स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप में होती है, 1 स्टेप। इसमें जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट है। जो इंटरमीडिएट है, लीविंग ग्रुप एक ही स्टेप में हटता है, और न्यूक्लियोफाइल है तो एक ही स्टेप में यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है एक ही स्टेप में। इसका जो इंटरमीडिएट है वो लीविंग ग्रुप हट रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल लग रहा होगा, इसको बोलते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये इसका इंटरमीडिएट है SN2 रिएक्शन का। जबकि SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटाइन था। इसलिए SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता। जबकि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी थी, रीअरेंजमेंट हो भी सकता था, रीअरेंजमेंट नहीं भी हो सकता था। तो जो इसका एनर्जी डायग्राम है SN2 रिएक्शन का, क्योंकि ये एक स्टेप में है, एनर्जी डायग्राम इधर एनर्जी है या रिएक्शन प्रोग्रेस।
एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये टीएस ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये SN2 रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मोलिकुलरिटी इज 2, जो कि SN1 की 1 था। इसकी जो काइनेटिक्स है, जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RLG की कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इक्वल टू K RLG की कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन की पावर 1, जबकि SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इन SN2 रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डबल, RX की कंसंट्रेशन डबल कर दे, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ट्रिपल, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दे, तो व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इक्वल टू K RX की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, जबकि R2 K तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये तो डबल कर दिया है तो 2RX, और ये ट्रिपल कर दिया है तो 3NU। तो इनको डिवाइड कर दें, K से K कैंसिल हो जाएगा, RX से RX, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/6, तो R2 इक्वल टू 6R1। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन 6 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर RX की कंसंट्रेशन डबल कर दी और न्यूक्लियोफाइल की ट्रिपल कर दी, वो यहाँ वैल्यू रख देंगे। जबकि SN1 रिएक्शन अगर ये होता तो न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल RX की कंसंट्रेशन डबल की है तो SN1 होता यहीं पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता, न कि 6 टाइम। तो ये SN1 और SN2 में फर्क है। रिएक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। SN2 की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जनरली स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम होगा। तो जैसे CH3X ज़्यादा होगा, CH3 CH2X, ये होगा CH3 CH3X, और ये होगा CH3 CH3 CH3X। मतलब 1 डिग्री ज़्यादा होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा होगा, 3 डिग्री से, जनरली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो रहा है। या ऐसे अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो जैसे यहाँ BR, यहाँ पे BR, और यहाँ पे BR, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है। ये ब्रांच स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 के रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। दूसरा, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, उतना ही SN2 का भी उतना ही अच्छा रेट होगा। जैसे BR I SN2 रेट इक्वल टू R1
SN2 rate is equal to R2, SN2 rate is equal to R3। तो हमको पता है कि लिविंग नेचर जो है, लिविंग नेचर सबसे अच्छा I माइनस, उससे बेकार BR माइनस, उससे बेकार CL माइनस। तो जो SN2 का रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा R3, SN2 का रेट R3, फिर R2, फिर R1, क्योंकि R3I सबसे अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN2 का रेट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO, DMF etc. also favor the rate of SN2 reaction। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, उसमें वो आयनाइजेशन को जो कार्बोकेटाइन था उसको स्टेबल बनाता था, जबकि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जनरली DMSO को यूज किया जाता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस, RO माइनस, CN माइनस, X माइनस, RS माइनस, NH2 माइनस या RNH3, NH3, RNH2, जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो भी किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से लिविंग ग्रुप को हटा सकता है। SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अच्छा, -M -I ग्रुप ऑल्सो फेवर SN2 रिएक्शन, जैसे RCO CH2Cl, RO CH2Cl और RCH2Cl। इस बार पूछे कि ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन बताएं, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबल करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। या आपको पूछे ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन CH2Cl, 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 तो ये भी सबसे ज़्यादा ये होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा कि एक स्टेप में होता है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो जो भी फैक्टर इसको स्टेबल करेगा वो SN2 के रेट को भी इंक्रीज करेगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन के रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि उतना ही अटैक मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का और रेट डिक्रीज हो जाएगा। जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसके लिए, SN2 के लिए, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। जी, इसके बाद इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में ये एक ही स्टेप में होता है, तो इसमें जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है। उसमें ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं।
तो SN2 रिएक्शन में, जबकि SN1 रिएक्शन में अगर कायरल होता था तो दो प्रोडक्ट बनते थे, रेसिमाइजेशन होता था। SN1 में क्या होता था? रेसिमाइजेशन। जबकि SN2 में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और क्या होता है? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। तो जैसे BR HCH3D, यहाँ देते CH3ONA, CH3ONA देते, तो ये O माइनस है, तो ये हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से BR हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OCH3, ये तो CH3 है, ये H इधर चला जाएगा और ये D, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जबकि SN1 होता अगर यहाँ तो कितने प्रोडक्ट बनते? दो बनते। जैसे PH ClH CH3DH, इसमें दे दे मान लीजिए CH3SK, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इस कार्बन पे क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। SN2 होगा तो इसमें क्या होगा? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगा। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि और इसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं है। तो ये कार्बन तो ऐसा ही रहा, DHCH3, लेकिन इधर क्या आ गया? इधर आ गया SCH3 आ गया, यहाँ H चला गया, यहाँ क्या आ गया? PH। तो इस कार्बन पर क्या हुआ? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा, ये आयनिक है, ये तो ये CH3S माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन देगा। या ऐसा दे दें कि लीजिए BR, यहाँ पर दे दें C2H5SNA, बोले फाइंड द प्रोडक्ट। तो इस पर SN2 रिएक्शन होगा, SN2 होगा। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये कैसा लगेगा? बिलो द प्लेन लग जाएगा, SCH2CH3। ये प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें क्या होगा? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। अगर ये अबव द प्लेन है तो प्रोडक्ट में बिलो द प्लेन हो जाएगा, अगर ये बिलो द प्लेन है तो प्रोडक्ट में अबव द प्लेन हो जाएगा। या आपको ऐसा दे दें, मान लीजिए BRH CH3H QH एक्वस QH दे दें, तो वही SN2 रिएक्शन होगा। SN2 होगा, अगर ये BR बिलो है तो H कैसा आएगा? ऊपर। ये इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ BR नीचे है तो OH कहाँ आ जाएगा? ऊपर। कौन सी रिएक्शन होगी? ये SN2 रिएक्शन। कि इसमें क्या होगा? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। हाँ, NCERT के एग्जाम्पल है, सिंपल रिएक्शन है। एक तो RX की रिएक्शन अगर अपन KCN और NaCN से करते हैं और AgCN से करते हैं, तो यहाँ पर तो क्या होता है? RCN लग जाता है और यहाँ पर RNC लगता है। अगर KCN से करते हैं तो साइनाइड बनता है, और अगर AgCN से करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीजन क्या है? कि KCN आयनिक कंपाउंड है, K प्लस CN माइनस, तो ये अटैक करता है C की तरफ से। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है लेकिन C माइनस ज़्यादा अटैकिंग है। जबकि AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर अटैक होता है N की तरफ से, तो RNC लगता है। ऐसे ही RX की रिएक्शन, एक है KNO2 और एक है AgNO2। K की जगह आप Na भी ले सकते हैं। तो इसमें RONO बनता है और इसमें RNO2 बनता है।
सेम रीजन है, यहाँ KNO2 है, आयनिक है, K प्लस NO2 माइनस, तो ये O की साइड से अटैक करेगा, जबकि AgNO2 है, कोवेलेंट है, तो ये N से अटैक करता है। तो यहाँ पर तो ONO लगता है और यहाँ पर NO2 लगता है, सेम है। ये NCERT का है, सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे दो और रिएक्शन है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में हम कोई भी एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं और यहाँ पर NaI यूज करते हैं। तो यहाँ पे Br ले सकते हो आप, Cl ले सकते हो, वो हटके क्या आ जाता है, I आ जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट बनता है। और ये एसीटोन में होता है क्योंकि NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है। अच्छा, स्वार्ट्स रिएक्शन और होता है, ये तो फ्लिंकस्टीन हो गया एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल फ्लोराइड बनाते हो और यहाँ जनरली AgF और H2 यूज करते हैं, तो एल्काइल बन जाता है क्योंकि AgF वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि AgCl, AgBr, AgI वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए AgF का यूज करते हैं। हाँ, AgF की जगह आप Hg2F2 या SbF3 या COF3 भी यूज कर सकते हैं फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में। जनरली वैसे AgF लेते हैं, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। जबकि आयोडाइड लगाने के लिए उस रिएक्शन का नाम था फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। अब जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड है, कुछ भी ले सकते हैं अपन, सिंपल ले लिया, मान लीजिए यहाँ Cl और यहाँ पर CH3 CH2ONA ले लिया, तो बोले प्रोडक्ट बनाओ। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, SN2 होगा तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो जहाँ हेलोजन है वहीं क्या लग जाएगा, OCH2 CH3। जब अगर यहीं पर SN1 रिएक्शन होता तो इसमें कार्बोकेटायन बनता, तो उसमें रीअरेंजमेंट होता, तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होता। जबकि SN2 रिएक्शन है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी RO माइनस, इसकी रिएक्शन RX से कराते हैं, R' जो भी आप लें, R', तो ये SN2 रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बन जाता है ईथर, ROR, अगर R' लिया है तो इसमें जनरली क्या है, जैसे मान लीजिए फिनॉल लिया और इसकी किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराओ, मान लो KOH या NaOH ले लिया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और फिनॉक्साइडाइन बनेगा। और फिर इसकी रिएक्शन आप किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराओ, मान लो CH3I से कराए, तो यहाँ SN2 रिएक्शन होगा और यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, OCH3, मतलब जो प्रोडक्ट होगा मिथॉक्सीबेंजीन, जो ईथर है, जिसको एनीसोल भी बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम है एनीसोल, मिथॉक्सीबेंजीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, इसी तरह से सेम रिएक्शन है, हम इसी टाइप की रिएक्शन है, जैसे आपके पास कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी बेस ले लीजिए आप, NaNH2 लिया, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। फिर कोई भी आपके पास R' एल्काइल हैलाइड है तो ये भी SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ से ये हट जाएगा और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R', तो ये हायर एल्काइन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे जैसे कि पहले NaNH2 लिया
और फिर सेकेंड CH3 CH2 Br लिया, तो फाइंड द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइंड द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, NaNH2, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब ये इसके साथ SN2 रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 Br के साथ, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Br हट जाएगा और आपको लगेगा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पर लग जाएगा CH2 CH3। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हेप्ट 3 आयन, हेप्ट 3 आयन और 3 हेप्टाइन भी आप बोल सकते हो, 3 हेप्टाइन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी SN2 रिएक्शन है एल्काइन के लिए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और ये भी SN2 रिएक्शन शो करता है।